सो हेलो एवरीवन। 2024 का पेपर फिर से सोल्व करेंगे अपन 2023 की तरह। यहाँ भी वही वाला एम रहेगा कि कम से कम फार्मूला यूज़ करें और अपनी जो एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग होती है उससे हम सारे क्वेश्चन सोल्व कर ले जाएं। ठीक है, तो ठीक है, शुरू करते हैं। व्हाट इज़ द लीस्ट पॉसिबल नंबर ऑफ कट्स रिक्वायर्ड टू कट अ क्यूब इनटू 64 आइडेंटिकल पीसेस। देखो 64 आइडेंटिकल पीसेस में एक क्यूब को काटना है मेरे को। एक क्यूब कैसा दिखता है, देखिए एक क्यूब कुछ ऐसा दिखेगा। ठीक है, अब इसको मेरे को 64 आइडेंटिकल क्यूब्स में काटना है। मान लो कि एक क्यूब को अगर अपन काटना स्टार्ट करते हैं तो अपना अगर आइडेंटिकल करना है तो सबसे पहली चीज़ क्या आती है कि हम उसे 1 बाई 1 के एक छोटे छोटे मिनी क्यूब्स में काट दें। 1 बाई 1 के क्यूब्स ऐसे छोटे छोटे जो कि इस तरीके से दिखेंगे। इनको जोड़ते हुए मतलब यहाँ से मैं एक छोटा सा क्यूब काटूँ, फिर यहाँ से एक छोटा क्यूब काटूँ, एक छोटा ऐसे काटूँ, इस तरीके से मैं क्यूब्स काटता रहूँ। अब चूँकि यहाँ पे 64 दे रखा है कि 64 छोटे क्यूब्स काटना है, तो इसका मतलब है कि सीधे सीधे मेरे को दिख गया कि ये 4 बाई 4 यानी कि अगर मैं यहाँ से 4 छोटे क्यूब्स काट लूँ, देखिए यहाँ से मैं ये 4 छोटे क्यूब्स काट लूँ, यहाँ से इसी तरीके से ये पीछे भी कटेगा। ये देखो ये पूरी लाइन अगर एक बार मैं इसको काटूंगा ना ये इस साइड से, तो इसका मतलब इसे 3D में इमेजिन करो आप। ये पूरी की पूरी लाइन साथ में पीछे तक कटेगी, ये पूरी स्लाइस कटेगी। एक मतलब आइसक्रीम का बॉक्स इमेजिन करो, इस तरीके का बॉक्स इमेजिन जिसमें पीछे भी है ये 3D में मानो इसको। अगर मैं इसका एक यहाँ से काटूंगा तो ये पूरा का पूरा एक अलग से इतना सा क्यूबॉइड अलग से कट जाएगा। ठीक है, समझ रहे हो आप मेरी बात को? 3D में इमेजिन करने की कोशिश करो। अब मैं वही कह रहा हूँ यहाँ पे कि यहाँ पे मेरे को 64 से ये दिख गया कि मैं 4 छोटे क्यूब्स इधर बना सकता हूँ, 4 इधर बना सकता हूँ और 4 ऊपर की तरफ बना सकता हूँ। यानी कि 4 बाई 4 के ये बड़ा जो क्यूब है इसको 4 बाई 4 में काट दो। कैसे काटेंगे देखो, फिर से देखो मेरे को यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे अभी दिखने लगेगा आपको। इसको मैं 4 पार्ट्स में यहाँ पे काट दूँ, 1 2, ये 4 पार्ट्स में कट गया। और यही वाली लाइन पीछे तक कटेगी, इसको देखो 3D में है ये, तो ये पूरा एक साथ में कटेगा ये वाला। इसी तरीके से ये वाला एक साथ में कटेगा, इसी तरह ये वाला एक साथ में कटेगा। ठीक है, अब दूसरा कट लगाऊंगा मैं, दूसरा कट लगाऊंगा 4 के बनाने हैं ना ब्लॉक्स मेरे को, इस तरीके से 1 2 3। यहाँ पे चार चार कट्स बन गए। देखो अब 4 का एक बॉक्स बन गया, ये 4 बॉक्स यहाँ पे बन गए। ये वाला पीछे तक जाएगा 3D में। ठीक है, अब तीसरा जो है ये ऊपर वाली जो ये 3D में पीछे की तरफ जा रही है ना ये वाली, इसको भी तो हम 4 में काटेंगे। इसको काटो 1 2 3। तो ये देखो यहाँ भी ये वाला नीचे तक कटेगा ऊपर की तरफ से। 3D में इमेजिन करो इसको। तो अब देखो एक सिंपल सी चीज़ मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि अगर यहाँ पे कोई एक ब्लॉक है, अगर उस ब्लॉक को मैंने यहाँ से काटा, एक चाकू लेके यहाँ से काटा, तो मेरे को 2 ब्लॉक्स मिलेंगे। अगर मैं एक चॉकलेट को बीच में से काट देता हूँ तो मेरे को 2 चॉकलेट्स मिल जाएगी छोटी छोटी। उसी तरीके से अगर एक चॉकलेट को अगर मैं 2 जगह से काटूँ तो मेरे को 3 चॉकलेट मिल जाएगी छोटी छोटी। यानी कि जब मैं कट लगा रहा हूँ 1 तो मुझे पीस कितने मिल रहे हैं? 2। जब मैं कट लगा रहा हूँ 2 तो मेरे को पीस कितने मिल रहे हैं? 3। यही सेम चीज़ यहीं पे हुई है। देखो यहाँ पे मतलब कट से एक ज़्यादा हमेशा पीस मिल रहा है, कट से एक ज़्यादा पीस मिल रहा है। यहाँ भी यही चीज़ हुई है। येलो वाली चीज़ को देखो, बाकी सब चीज़ें भूल के येलो वाली को देखो। येलो जगह मैंने कट कितने लगाए? 1 2 और ये 3। और मेरे को पीस कितने मिले? 1 2 3 और 4। इसी तरीके से वाइट वाली को देखो। वाइट में मैंने पहले ये कट लगाया, एक ये लगाया और एक ये लगाया, 3 कट लगाए। मेरे को पीस कितने मिले? 4। एक ज़्यादा मिलता है हमेशा। ठीक है, तो अब यहाँ पे मेरे को कट गिनने हैं टोटल। तो ये जो मैंने वाइट येलो और ग्रीन जो लाइनें खींची है यही तो कट है। देखो ये वाला कट हो गया एक, तो ये वाले कट्स हो गए 1 2 3 जो कि पीछे तक जा रहा है। तो 3 कट्स तो हो गए ये वाले।
येलो वाले देखो, येलो वाले 1 2 3, 3 कट्स ये हो गए। और ग्रीन वाले कितने हो गए, ये 1 2 3, 3 कट्स ये हो गए। तो टोटल कट्स कितने हो गए, 3 + 3 + 3, 9 कट्स हो गए। और हमें जो 64 क्यूब्स चाहिए थे वो मिल गए हमको। देखो गिन लो यहाँ से, ये 4 का है, 4 छोटे छोटे बॉक्सेज इसमें, ये 4 बॉक्सेज इसमें, और ये 4 बॉक्सेज इसमें। तो इसका इसमें नंबर ऑफ क्यूब्स निकालने अपन को छोटे छोटे, तो सीधा सीधा इसका क्या निकालना है, वॉल्यूम। वॉल्यूम 4 × 4 × 4, 4 चौक 16, 16 चौक 64। तो हमारे कट्स कितने हैं, 9। हमने 9 कट्स लगा दिए। तो ये क्वेश्चन आपसे होना चाहिए था, क्योंकि ये बेसिक सा क्वेश्चन था। इसमें हमने कहीं भी कोई भी फॉर्मूला यूज़ नहीं किया। लोग करते हैं यहाँ पे a - 1 + a - 1 + a - 1। ठीक है, वो मतलब अगर किसी ने कर रखा है तो ठीक है, नहीं तो ये भी किया जा सकता था। अब मैं समझा रहा हूँ इसलिए इसमें टाइम लग रहा है। आप अगर वहाँ पे करोगे तो आप तो सीधे सीधे यही देखोगे ना, 3 कट 3 कट 3 कट 3 कट 3 कट 3 कट ऐसे, और यहाँ से टोटल 9 कट्स आ गए। पहला क्वेश्चन होना चाहिए था। सेकंड क्वेश्चन देखो, इन द एक्सप्रेशन 5 4 3 2 1 इज चूजन फ्रॉम, इनमें से कोई चूज़ करना है। ठीक है, ये जो मैथमेटिकल ऑपरेशन है ये यूज़ करने हैं वहाँ पे। ईच एट मोस्ट 2 टाइम्स। अब देखो यहाँ पे कंडीशंस का ध्यान रखना है सबका। कंडीशंस क्या कह रही है कि एट मोस्ट 2 टाइम्स यूज़ कर सकता हूँ मैं किसी एक उसको साइन को। और व्हाट इज़ द स्मॉलेस्ट नंबर निकालना है, नॉन नेगेटिव। नॉन नेगेटिव कहाँ से शुरू होता है, 0 से। 0 नॉन नेगेटिव है ना, मतलब नेगेटिव नहीं होना चाहिए। 0 1 2 3 इनफाइनाइट तक ऑप्शन अपन को 0 से लेकर 3 तक के दे रखे हैं। अब देखो सीधी सी बात है, अगर मैं स्मॉलेस्ट नंबर की तरफ जाऊँ तो देखो प्लस हमेशा बढ़ाता है किसी भी संख्या को। अगर मैं 1 में 2 जोड़ूंगा तो वो बढ़ाएगा, इसको 3 कर देगा। अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ, मान लो कि 2 × 3 करता हूँ, तो ये भी हमेशा बढ़ाएगा, उसको 6 कर देगा। कम नहीं करते ये। प्लस प्लस यानी कि इसे हिंदी में इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एडिशन। एडिशन यानी कि कुछ जुड़ रहा है, उसमें जुड़ रहा है तो वो बड़ा ही नंबर मिलेगा, छोटा नहीं मिलेगा। उसी तरीके से अगर किसी का मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो भी बड़ा ही मिलेगा, छोटा नहीं मिलेगा। तो बेसिक सी चीज़ 5 4 3 2 1, इनके बीच में नंबर वो लगाने हैं मेरे को साइन। अब इन दोनों से तो बढ़ेंगे, लेकिन मेरे को चाहिए स्मॉलेस्ट मिलेगा केवल माइनस से, कि मैं घटाता रहूँ। लेकिन इसमें यह भी बोला है कि एक साइन को मैं 2 बार से ज़्यादा नहीं लगा सकता। 2 बार से, अब मेरे पास माइनस लगाने के 2 चांसेस हैं। देखो छोटा माइनस ही करेगा, उसके 2 चांसेस हैं। तो मैं क्यों ना जो सबसे बड़े हैं उनको घटा दूँ। सबसे बड़े को अगर मैं घटा दूंगा तो कम मिलेगा ना। देखो 5 में से अगर मैं 4 को घटाता हूँ तो मेरे को 1 ही मिलेगा। 5 में से मैं 1 को घटाऊंगा तो मेरे को 3 मिलेगा। तो इसमें से स्मॉलेस्ट 1 है ना, तो जो बड़ा नंबर है उसके आगे माइनस लगाना है कुल मिला के मेरे को। तो इनमें से 5 के आगे तो मैं लगा नहीं सकता, इनमें से कुछ में लगाना है यहाँ पे। तो यहाँ के जो 2 सबसे बड़े नंबर है, ये 4 और 3, इनके बीच में मैं माइनस लगा देता हूँ। ठीक है, पहला स्टेप कंप्लीट। दूसरा स्टेप देखो, अब यहाँ से तो हमें क्या मिल गया, 5 में से 4 गया 1, 1 में से 3 गया -2, यहाँ पे मिल गया -2। ये 2 ऐसा कैसा है, ये 1 ऐसा कैसा है। अब आगे जाते हैं इसमें। अब मेरे पास में माइनस का ऑप्शन नहीं है। अब मैं या तो प्लस कर सकता हूँ या कर सकता हूँ मल्टीप्लिकेशन। अब देखो सीधी सी चीज़ आएगी कि अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ यहाँ पे अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये -4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, -4। फिर मैं इसमें +1 करूँ या ×1 करूँ, ये माइनस में ही रहेगा। लेकिन हमको नॉन नेगेटिव नंबर निकालना है, तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का साइन तो नहीं लगाऊंगा मैं। तो मैं यहाँ पे क्या लगा देता हूँ, प्लस का साइन लगा देता हूँ। अब प्लस का साइन लगा दिया तो अगर मैं दोनों जगह, अब देखो यहाँ पे प्लस का साइन लग गया, तो एक तो ऑप्शन मेरे पास क्या है कि यहाँ पे मैं प्लस लगा दूँ। अगर मैंने यहाँ पे प्लस लगा दिया तो यहाँ पे देखो ये 0 बन गया, 0 + 1 1 हो गया। यानी कि हमें 1 तो मिल गया, एटलीस्ट ये तो मिल गया कि 1 स्मॉलेस्ट, मतलब 1 तो प्राप्त हो सकता है। तो 2 और 3 का तो ऑप्शन ही खत्म हो गया, 2 और 3 तो ऑप्शन ही खत्म हो गए। इनसे छोटा तो मिल गया ना मेरे को 1। अब देखो प्लस की जगह अगर मैं यहाँ पे लगा देता हूँ मल्टीप्लिकेशन, तो देखो बोर्डमास का नियम क्या कहता है कि पहले मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो यहाँ से आएगा 2, और 2 प्लस यहाँ पे तो -2 था ही, -2 + 2 ये हो गया 0। तो यहाँ पे मैं 0 भी निकाल सकता हूँ। अब देखो मैंने बहुत लॉजिकली किया है कि पहले मैंने माइनस लगाया सबसे बड़े नंबर्स के बीच में, फिर मेरे को यहाँ पे -2 मिल गया। अब मैं यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन यूज़ कर सकता था, लेकिन मैंने मल्टीप्लिकेशन यूज़ क्यों नहीं किया, क्योंकि यहाँ पे -2 × 2 कर देता तो मैं -4 पे चला जाता।
-4 में अगर मैं +1 भी करता तो भी माइनस में रहता, अगर मैं ×1 करता तो भी माइनस में रहता। तो इसलिए मैंने मल्टीप्लिकेशन के ऑप्शन को हटाया। समझे आप मेरी बात? तो मैं पूरा लॉजिकली गया हूँ तो इसमें जल्दी आंसर मिल गया। बाकी हिट एंड ट्रायल से आप कर सकते थे इसको, पर ये लॉजिकल तरीका है। अगर फ्यूचर में आता है तो इस तरीके से करने की कोशिश करना। ठीक है, तो ये क्वेश्चन करने लायक था। क्वेश्चन नंबर 3 पे आइए। अ सर्टेन नंबर ऑफ मैन कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 6 days। कुछ लोग हैं वो 6 days में एक काम को करते हैं। के जो है वो नेचुरल नंबर है। बाई वॉट % शुड द नंबर ऑफ मैन बी इंक्रीज्ड सो दैट द वर्क कैन बी कंप्लीटेड इन 5 days। मतलब स्टार्टिंग में M1 लोग काम कर रहे हैं, बाद में कुछ M2 कर रहे होंगे। ठीक है, ये जो M1 है ये 6 days में काम करते हैं, ये कितने में करते हैं, ये 5 days में। तो मेरे को निकालना क्या है कि यहाँ पे M1 में कितना % चेंज होगा। ठीक है, अब इसके लिए बहुत सारे लोग इसमें घबरा गए कि यहाँ पे वैल्यूज़ नहीं पता है के की, कैसे निकालेंगे। लेकिन देखो, विश्वास रखो, अगर बंदे ने यहाँ पे % में आंसर दिया है ना तो इसका मतलब के तो कहीं कट ही जाएगा। ठीक है, कैसे कटेगा? अब देखो यहाँ पे क्या है कि एक काम है, वो वर्क जो है वो कांस्टेंट है। और वर्क कांस्टेंट का मतलब क्या होता है? देखो वर्क को कैसे निकालते हैं। मान लो कि M1 लोग D1 दिनों तक काम करते हैं E1 एफिशिएंसी के साथ में। वापस से सुनो, M1 लोग D1 दिनों में E1 एफिशिएंसी के साथ में कोई काम करते हैं तो वो वर्क कंप्लीट हो जाता है। ये वर्क की यूनिट निकल के आती है कि ये टोटल वर्क था जिसको M1 लोगों ने D1 दिनों में E1 एफिशिएंसी के साथ कंप्लीट कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे सेम काम को अपन को करवाना है किसी M2 लोगों से जो कि 5 days में ही करते हैं। ठीक है, तो कुल मिला के वर्क कांस्टेंट रहना है। तो वर्क स्टार्टिंग में क्या होगा, M1 इंटू D1। पहले लोगों को काम मतलब कितने दिन लग रहे थे काम करने में, 6 days, 6 इंटू एफिशिएंसी। अब लोग है ना, जब तक दी नहीं हो अलग से एफिशिएंसी सेम लेनी है। अगले क्वेश्चन में मैं बताऊंगा कि एफिशिएंसी कैसे डिफरेंट लेते हैं। यहाँ पे एफिशिएंसी सेम लेनी है। अब बाद में M2 लोग हो गए, वो कितने दिनों में कर रहे हैं, 5 दिनों में, और उनकी एफिशिएंसी सेम है। इसके ये दोनों एफिशिएंसी सेम है, अलग नहीं दिए हुए उसमें। ठीक है, तो यहाँ से देखो E1 से E1 कट गया, के से के कट गया। अब मेरे को निकालना क्या है, M2 मतलब M1 से कितना चेंज होके M2 आया। तो M2 को मैं चेंज कर देता हूँ M1 के फॉर्म में, तो ये हो गया 6M1 डिवाइडेड बाई 5। ये मिल गया मेरे को। अब देखो कट गया ना के की वैल्यू कहीं पे भी नहीं आई। अब मेरे को निकालना है % चेंज इन M1 में चेंज होके ही तो आया ना ये। तो ये कैसे निकलेगा, ये निकलेगा M2 माइनस M1। अब M1 का चेंज है तो नीचे M1 आएगा, M1 इंटू 100। ये है % चेंज। या आप % में पहली चीज़ यही पढ़ते हो। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे M2 कितना है, 6M1 डिवाइडेड बाई 5 माइनस M1 डिवाइडेड बाई M1। यहाँ पे देखो M1 यहाँ पे निकल के आ गया 1/5 इंटू 100। तो ये आ गया 20%। आई होप आपको ये समझ में आया कि ये % चेंज 20% निकल के आया है। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। ये क्वेश्चन होना चाहिए था क्योंकि ये वाला चैप्टर जब पढ़ते हैं तो ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे करते हैं और ये बहुत नॉर्मल सा क्वेश्चन है, कोई भी घुमाया नहीं है यूपीएससी ने। आगे वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखो इस क्वेश्चन में आपको ये चीज़ ध्यान देनी है कि एफिशिएंसी अलग अलग हो सकती है। अब देखो यहाँ पे क्या बात करी है इसने, XYZ कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इंडिविजुअली इन 6 hours, 8 hours एंड 8 hours रेस्पेक्टिव। मतलब X जो है वो उसको 6 घंटे में कंप्लीट करता है, Y उसको 8 घंटे में कंप्लीट करता है और Z उसको 8 घंटे में कंप्लीट करता है। ये वाली इन्फॉर्मेशन दे रखी। अब इसमें एफिशिएंसी अलग अलग है। मान लो कि मैंने काम दिया है आपको बुक पढ़ने का, आप X उसको 6 घंटे में ही कंप्लीट कर देता है, Y उसको 8 घंटे लेता है, Z भी 8 घंटे लेता है। तो इसमें एफिशिएंसी सबसे ज़्यादा अच्छी किसकी है, X की है। क्यों है X की अच्छी, क्योंकि वो 6 घंटे में ही कंप्लीट कर देता है, इनको 8-8 घंटे लग रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, अब देखो हाउएवर ओनली 1 person एट अ टाइम कैन वर्क इन ईच आवर। एक घंटे में एक ही बंदा काम कर सकता है, इनमें से तीनों साथ में काम नहीं करते हैं। ठीक है, एंड नो बडी कैन वर्क फॉर 2 consecutive hours। मतलब अगर एक ने X ने काम कर दिया अभी
तो अगले घंटे एक्स काम नहीं करेगा, या तो वाई करेगा या जेड करेगा। कंजिक्यूटिव 2 घंटों में काम नहीं करेगा कोई भी एक बंदा, ठीक है। फिर बोलता है कि ऑल आर एंगेज टू फिनिश द वर्क, ठीक है, सारे के सारे एंगेज किए जाते हैं। व्हाट इज़ द मिनिमम अमाउंट ऑफ टाइम दैट दे विल टेक टू फिनिश द वर्क, मिनिमम निकालना है मेरे को जिसमें वो काम कंप्लीट कर दे। अब देखो इनको सोल्व करने का फिक्स तरीका है, जब एफिशिएंसी अलग हो तो देखो एक्स जो है वो उसको 6 घंटे लगते हैं, वाई को 8 घंटे लगते हैं, जेड को लगते हैं 8 घंटे। तीनों का एलसीएम ले लो, तीनों का एलसीएम ले लो, तीनों का एलसीएम निकल के आएगा 24। अब ये निकाल लेना खुद से, ठीक है। अब 24 घंटे में 24, ये जो एलसीएम निकल के आया ना, ये वर्क है एक तरीके से, ये वर्क की यूनिट है कि 24 यूनिट का वर्क करना है। अब 24 यूनिट का वर्क करने में एक्स को 6 घंटे लग रहे हैं, एक्स को कितना लग रहा है 6 घंटे लग रहे हैं, यानी कि इसकी एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, 24 टोटल वर्क है उसको लग रहे हैं 6 घंटे, तो यानी कि उसकी एफिशिएंसी कितनी है, उसकी एफिशिएंसी है 4 की, यानी कि 4 यूनिट काम कर लेता है वो, ठीक है, एक घंटे में। एक घंटे में एफिशिएंसी बेसिकली क्या होती है, एफिशिएंसी होती है टोटल वर्क डिवाइडेड बाई टोटल लिया हुआ टाइम। तो ये निकल के आ रहा है 24/6, यानी कि 4 यूनिट ऑफ वर्क करता है वो कितने में, एक घंटे में, पर आर कितना काम करता है उससे मतलब अपन को। तो एक्स जो है वो 4 यूनिट काम करता है पर आर। वाई का निकालो, वाई का आएगा 24/8, यानी कि 3 आ गई इसकी एफिशिएंसी। और जेड की कितनी आ गई, जेड की 3 ही आ जाएगी, 8 ही है। तो अब एक्स की एफिशिएंसी हो गई 4 यूनिट पर आर, वाई की हो गई 3 यूनिट पर आर, और जेड की हो गई 3 यूनिट पर आर। ये तीनों की एफिशिएंसी आ गई। अब वो क्वेश्चन में अपन से क्या बोल रहा था, क्वेश्चन में वो बोल रहा था कि एक बंदा एक बार में काम करता है, और मतलब दो कोई भी कंजिक्यूटिव जो है ना उसमें एक बंदा काम नहीं कर सकता, इस तरीके से काम करना है। अब देखो मैंने क्या देखा, मैंने ये देखा कि x जो है वो एक घंटे में 4 यूनिट काम निपटा देता है, जबकि y जो है, y और z वो 3 ही कर पाते हैं। अगर मेरे को मिनिमम निकालना है, इसने क्वेश्चन में क्या पूछा है, इसने क्वेश्चन में पूछा है मिनिमम अमाउंट ऑफ टाइम, तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करूँगा कि x को मैं ज़्यादा से ज़्यादा काम दूँ। समझ में आई बात, क्योंकि x जो है वो उसकी एफिशिएंसी अच्छी है काम करने की, तो मैं x को ज़्यादा से ज़्यादा काम देने की कोशिश करूँगा। तो मान लो कि पहले मैं x को दे दूँ, यहाँ पे पहले घंटे में 4 यूनिट काम हो गया। अब दूसरे में मैं x को नहीं दे सकता, अब y और z के तो बराबर है, तो किसी को भी दे दो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। y को दे दिया मैंने 3, फिर मैं वापस कोशिश करूँगा। अब इसके आगे मैं मान लो कि यहाँ पे y आ गया, अब यहाँ पे y यूज़ नहीं कर सकता, तो क्यों ना मैं x ही वापस यूज़ करूँ, x यूज़ करूँगा क्योंकि x की एफिशिएंसी अच्छी है। समझ में आ रही है आपकी बात। फिर से मेरे को कोई और चूज़ करना पड़ेगा, मान लो कि मैंने 3 कर दिया, इस तरीके से मैं आगे बढ़ूँगा, 4 + 3 +, और मेरे को टोटल कितने यूनिट काम करना है, मेरे को टोटल 24 यूनिट काम करना है। अब इस तरीके से आगे बढ़ते रहो, 4 + 3 प्लस ये प्लस, फिर यहाँ पे 4 आ जाएगा, फिर यहाँ पे फिर से 3 लाना पड़ेगा अपन को, फिर से अपन को 4 लाना पड़ेगा, 4। अब मेरे को बस यहाँ पे यही समझना था कि x की एफिशिएंसी अच्छी है, तो x को ज़्यादा से ज़्यादा काम दूंगा मैं, y और z को कम से कम देने की कोशिश करूँगा। अब देखो यहाँ पे जोड़ते जाओ, 4 और 3 7, 7 और 4 11, 11 और 3 14, 14 और 4 18, 18 और 3 21। अब 21 यूनिट काम हो गया। अब टोटल यूनिट कितने हैं अपने, 24 यूनिट है। अब 24 में से 21 यूनिट काम हो गया यहाँ पे। अब 21 होने के बाद में अब बचे 3 यूनिट। अब ये x तो एक घंटे में 4 यूनिट कर सकता है भाई, एक घंटे में 4 यूनिट काम करता है वो। मेरे को करना तो 3 ही यूनिट है ना, तो 3 यूनिट कितने में हो जाएंगे, 15-15 मिनट का गैप ले लो, 45 मिनट में ही कंप्लीट कर देगा वो इस काम को। भाई ये देखो ना, 4 यूनिट जो हैं वो एक घंटे यानी कि 60 मिनट्स में होता है, तो एक यूनिट कितने में हो जाएगा, एक यूनिट हो जाएगा 60/4 यानी कि 15 मिनट में। तो यहाँ पे 3 यूनिट ही काम बचा है, 21 तो यहाँ तक हो चुके हैं, 21 होने के बाद में यही तो बचा है। अब 21 होने के बाद में यही बचा है, तो देखो 3 यूनिट में निकाल लेंगे, 3 यूनिट कितने में निकाल कर लेगा वो, 45 मिनट में। तो ये पूरा घंटा यूज़ करेगा ही नहीं वो, यहाँ पे 45 मिनट में ही निकाल देगा वो इसको। तो टोटल देख लो कितने हो गए, ये देखो, ये पहला घंटा, ये दूसरा,
तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, 6 घंटे तो टोटल काम हो गया। और यहाँ पे 45 मिनट और हो गए, यानी कि 6 घंटे 45 मिनट के अंदर वो पूरा के पूरा काम कंप्लीट हो जाएगा। ये चीज़ समझ में आई? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 6 आवर्स एंड 45 मिनट्स। ये क्वेश्चन किया जा सकता था, ठीक है। अब देखो एक और क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, फिर इस वीडियो पे रुक जाएंगे। हाउ मेनी कंसेक्यूटिव जीरोज आर देयर एट द एंड ऑफ इंटीजर ऑब्टेन्ड इन द प्रोडक्ट 1 2 3 4, ये कुछ पावर्स हैं इसमें। अब देखो यहाँ पे एंड में निकालना है, एंड में जीरोज निकालना है, एंड में जीरोज निकालना है। मैंने पहले भी बताया कि हमें देखना है कि कितने टेंस बन रहे हैं। जितनी बार मान लो कि 15 है, 15 को हम 10 से गुणा करेंगे तो 1 जीरो आ जाएगा। अगर मैं 100 से गुणा करूँगा तो 2 जीरो, यही वाले जीरो जो हैं वही रिपीट होंगे इसके पीछे। तो कुल मिला के अब लेकिन 10 बनता किससे? 10 बनता है 5 इंटू 2 से, 5 इंटू 2 से ही बनता है ना। अब मेरे को 5 और 10 के पेयर्स निकालने हैं इसमें से कुल मिला के, और कुछ नहीं निकालना है। ये कैसे निकालेंगे अपन? ये देखो अब मेरे को ये तो चीज़ दिख रही है यहाँ पे कि देखो यहाँ पे 1 है, 2 यहाँ पे 2 की पावर 4 आ चुकी है। यहाँ पे ये 4 8 में 2 की पावर एक तरीके से 2 और उसकी पावर 8, यानी कि 2 की पावर 16 ये यहाँ पे आ चुका है। लेकिन अभी तक 5 एक बार भी नहीं आया है। तो मैंने ये देख लिया कि 2 जो हैं उसकी तो मेरे पास भरमार है, 2 की मेरे पास कमी नहीं है, मेरे को 5 ही गिनने हैं बस। क्योंकि 5 के साथ में पेयर होने के लिए 2 तो काफ़ी संख्या में अवेलेबल है, तो मैं 5 ही गिनूंगा कि 5 टोटल कितने हैं। अब 25 तक जा रहा है ये, 25 की पावर 50 तक। और यहाँ पे देख लो आप, यहाँ पे कैसे ये इंक्रीज़ हो रहा है। यहाँ पे ये दुगना आ रहा है, इसका दुगना ही आ रहा है ना। 1 की पावर 2, 2 की पावर 4, 3 की पावर 6, दुगना आ रहा है यहाँ पे। 4 की पावर दुगना 8, और इसी तरीके से 25 की पावर दुगना यानी कि 50। तो मेरे को 5 गिनना है। 5 किस में होगा? पहला होगा 5 में खुद में, एक होगा 10 में, एक होगा 15 में, फिर होगा 20 में, फिर होगा 25 में। यही होगा ना, 5 10 15 20। 5 में 5 की पावर 10 होगी दुगनी, इसकी पावर 20 होगी दुगनी, 15 की पावर 30 होगी दुगनी, इसकी पावर 40, इसकी पावर 50। अब यहाँ से देख लो 5 कितने, 5 कितने, यहाँ पे 10, यहाँ पे 20, यहाँ पे 30, यहाँ पे 40, और यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये जो 25 है ये 5 का स्क्वायर है, तो ये दुगने हो जाएंगे। यानी कि यहाँ पे कितने निकल के आ जाएंगे? ये 5 की पावर 100 निकल के आ जाएगी। तो यहाँ से निकल के आएंगे 100। इन टोटल 5 को गिन लो, 10 प्लस 20 प्लस 30 प्लस, तो देखो ये 30, 30 और 30 60, 60 और 40 100, 100 और 100 200, यानी कि 200 जो है वो 5 है। और 2 की मेरे पास कमी है ही नहीं, 2 यहीं पे आ गया, 4 में आ गया, 6 में आ जाएगा, फिर वो 8 में आ जाएगा। तो मेरे पास 2 की कमी नहीं है, 2 की कमी नहीं है। तो मैं 5 के जो नंबर्स आएंगे उसी को मान लूँगा कि वो 2 के साथ में पेयर होके 0 बना देंगे। तो 5 इंटू 2 के कितने जोड़े हैं मेरे पास? मेरे पास 200 जोड़े हैं, तो इतने ही 0 आ जाएंगे। ये 10 ही तो हैं, तो इसके 200 जोड़े हैं, तो मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा? 200, यानी कि 200 जीरो आ जाएंगे लास्ट से देखेंगे तो। ठीक है, ये वीडियो इतना ही रखते हैं, आगे के अगले वीडियो में। थैंक यू।